गाइस जीएस पेपर वन और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 2022। सो गाइस 1 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून याद रखना। थीम जो है वर्ल्ड मिल्क डे की वो क्या है? इज टू ब्रिंग अटेंशन टू द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। मतलब जलवायु परिवर्तन संकट की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना एंड हाउ द डेयरी सेक्टर कैन रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। और इस बात पर ध्यान डालना कि डेयरी इंडस्ट्री पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कैसे कम कर सकती है। एम क्या है कि डेयरी नेट जीरो को अचीव करना। तो ये फैक्ट ध्यान में रखो, डेयरी नेट जीरो को अचीव करना कैसे? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करके अगले 30 सालों में, और इंप्रूव करना वेस्ट मैनेजमेंट को, और डेयरी सेक्टर को सस्टेनेबल बनाना। इसके अलावा ये एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड मिल्क डे किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के 2001 में। और इस समय रिकॉग्नाइज किया गया था कि मिल्क जो है उसकी इंपॉर्टेंस की, ग्लोबल फूड में मिल्क की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, यानी कि वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2001 में। और इंडिया की बात करें गाइस तो इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। 22% पूरे दुनिया भर का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है, और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले नंबर पर हम आते हैं मिल्क के प्रोडक्शन के मामले में, ये फैक्ट ध्यान में रखना। फिर दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स आती है। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारी कंट्री के अंदर कौन से राज्य हैं जो सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा। अब गाइस प्रीलिम्स और जीएस पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, तो हाल ही में पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, टूरिस्ट के लिए ओपन कर दी गई है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो क्वेश्चन आएगा फूलों की घाटी कहां पर है? फ्लावर जो वैली ऑफ फ्लावर जो है वो कहां पर है? तो वो है उत्तराखंड में। और इसे एक नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया गया था 1982 में। और वैली ऑफ फ्लावर जो है गाइस 87.50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, और इसे डिक्लेयर किया गया था एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर 2005 में। तो देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को की, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, और ये एक नेशनल पार्क भी है। ये वैली जो है गाइस वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, मतलब कि इसकी जो खोज जो हुई थी वो एक एक्सीडेंट के तौर पर हुई थी, राइट। और ब्रिटिश माउंटेनियर थे और बॉटनिस्ट थे फ्रैंक एस स्मिथे, तो इनके द्वारा की गई थी जब ये 1931 में इस क्षेत्र पे जो है वो ट्रैवल कर रहे थे, बेसिकली वहां पर घूम रहे थे। तो उस समय इस क्षेत्र की खोज हो गई थी। और आज की डेट में इस वैली में 600 से भी ज्यादा फ्लावर की स्पीसीज है। कुछ तो ऐसी स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जो एग्जॉटिक है। अरे इवन पता है, मतलब टॉक्सिक स्पीसीज भी है, यानी कि ऐसे फूल भी हैं जो जहरीले हैं, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। ब्लू पॉपी जिसको डिस्क्राइब किया गया है क्वीन ऑफ फ्लावर्स के तौर पर, तो फूलों की रानी के रूप में ब्लू पोस्ता या फिर ब्लू पॉपी के नाम से एक फूल है वो जाना जाता है, वो भी यहीं पर ही पाया जाता है। इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही रिच है, फॉरल डाइवर्सिटीज की काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि काफी सारी फ्लावर्स की प्रजाति है। और फ्लावर्स की तो है ही, फ्लोरा प्रजाति और इवन एनिमल की प्रजाति भी काफी सारी है, जैसे लिपॉर्ड यहाँ पाए जाते हैं, मस्क डियर, ब्लू शीप यहाँ पर पाई जाती हैं। और बताया जाता है कि एक यूनिक ट्रांजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है माउंटेन रेंजेस जो जांस्कर की है और ग्रेट हिमालय है उसकी, यानी कि ग्रेट हिमालय और जांस्कर माउंटेन रेंज के बीच का ये हिस्सा है फ्लावर वैली। मतलब आप इस फ्लावर वैली जो या फिर वैली ऑफ फ्लावर जो है उसके थ्रू आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ग्रेटर हिमालयस को और जांस्कर जो रेंज हम लोग को देखने को मिलती है उसको, राइट। और ये पूरा का पूरा पार्क जो है वो टेम्परेट एल्पाइन जोन पर वहां पर है, मतलब कि क्षेत्र में आता है, टेम्परेट अल्पाइन जोन के। इसको हिंदी में जो है वो कहा जाता है समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो है ये स्थित है, ठीक है। तो ये फैक्ट थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। सीआरपीएफ के कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर दिया गया है। तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए काम का है। सरकार ने रिलैक्स किया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो कांस्टेबल जो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है
तो उसका जब रिक्रूटमेंट होता है कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है उसको सरकार ने किया है रिलैक्स, राइट। तो ये चीज, और स्पेशली बीजापुर, दांतेवाड़ा, सुकमा डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ की है, तो वहां के लिए रिलैक्स किया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल युवा जो है, राइट, आदिवासी जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोर्स को ज्वाइन करें। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट की जो है वो रिलैक्स कर दी गई है, 10वीं पास क्लास से 8वीं पास क्लास कर दी गई, यानी कि अब से 8वीं पास जो युवा हैं वो भी अब सीआरपीएफ में ज्वाइन हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। और सीआरपीएफ की बात करें गाइस, तो सीआरपीएफ जो है इट फॉर्म्ड वन बस्तरिया बटालियन। तो सीआरपीएफ की एक बस्तरिया बटालियन हम लोग को देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ के अंदर, 2016-2017 में बनाई गई थी। जो रिक्रूटमेंट होता है बस्तरिया बटालियन के अंदर, वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 4 डिस्ट्रिक्ट की, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दांतेवाड़ा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 जिले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। तो यहीं से ही बस्तरिया बटालियन के जो फोर्स है, कांस्टेबल्स है, वो यहीं से ही रिक्रूट होते हैं। और हालांकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इट डिड नॉट प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शामिल नहीं हुए। वो एक वजह ये भी थी कि मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट 10वीं पास थी, इसलिए नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए अब 8वीं पास कर दी गई है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो बस्तरिया बटालियन में जो है वो रिक्रूट हो सके, ज्वाइन कर सके। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके मेंस के सिलेबस के अंदर जो वेलफेयर स्कीम होती है ना वल्नरेबल्स के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सिलेबस है आपका वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल्स। तो इसके अंदर ये आएगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने अप्रूवल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाएगा अगले 5 सालों के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक के लिए किया जाएगा। तो आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है। इस स्कीम को 2008-2009 में लॉन्च किया गया था। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, मतलब कि लोगों के खाते में जो है वो पैसा आता है इस स्कीम के तहत। ये प्रमोट करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, राइट, कि लोग बाग जो है वो खुद ब खुद जो है वो एम्प्लॉयमेंट हासिल करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और कैसे कि लोग बाग एक माइक्रो एंटरप्राइज सेटअप करें, यानी कि छोटे छोटे बिजनेसेस लोग बाग सेटअप करें, जहां पर सरकार जो है वो सब्सिडी देती है 35% की, राइट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। लोगों को लोन मिलता है 50 लाख रुपए तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 20 लाख रुपए तक सर्विस सेक्टर के अंदर इस स्कीम के तहत। और नेशनल लेवल पर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि इसकी एक नोडल एजेंसी, और स्टेट लेवल पर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के डायरेक्टरेट्स, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और बैंक्स, तो ये स्टेट लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं इस स्कीम को। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूशन हुआ जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है, कोई भी प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, तो वो एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के लिए लोन हासिल करने के लिए। और जितनी भी एग्जिस्टिंग यूनिट है, यानी कि जिसके पास भी ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है, राइट, और जिसने ऑलरेडी सरकार की सब्सिडी जो है वो अवेल करके रखी हुई है, तो वो इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं। सिर्फ नए प्रोजेक्ट को ही जो है वो मौका दिया जाता है इस स्कीम के थ्रू, मतलब आगे बढ़ने का, यानी कि नए प्रोजेक्ट के लिए ही इस स्कीम के थ्रू लोन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये स्कीम जो है गाइस एक सस्टेनेबल एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही है। बताया जा रहा है कि 5 सालों के अंदर 40 लाख लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इस स्कीम के तहत। और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा रही है अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए अक्रॉस द कंट्री, और इसमें सेटअप किए जा रहे हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस नॉन फार्म सेक्टर के अंदर, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं इस स्कीम के तहत। सिंपल सी चीज बस ध्यान में रखो, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिले, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो खुद ब खुद अपनी बिजनेस, छोटा बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश करें। और उस छोटे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सरकार लोन देती है, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट पे पैसा जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है लोन के ऊपर, 20 लाख रुपए सर्विस सेक्टर के लिए और 50 लाख रुपए तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दिया जाता है। और 5 सालों के लिए अभी इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। बस ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है, दैट्स इट गाइस। एक टॉपिक है छोटा सा, जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आई थी, यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इन्होंने एक्चुअली में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इन्होंने जो है वो कहा था नोटिफिकेशन के अंदर कि लोग बाग जो है वो कहीं पर भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जो है वो ना छोड़ें। आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इन्होंने 2 दिन के बाद ही अपनी जो जो ऑर्डर था, इनका नोटिफिकेशन था, जो एडवाइस थी, वो वापस ले ली। एक्चुअली लोगों के बीच में डर बैठ गया कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी से भी जो है वो लोगों का डेटा जो है वो चुराया जा सकता है। तो ये डर जब बैठ गया था लोगों के अंदर, तो इसको लेकर ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो बन गई थी। बट इसमें आप मेन चीज ये ध्यान में रखिए कि मास्क आधार क्या होता है। क्या होता है मास्क आधार? तो जब भी आधार का पहला 8 डिजिट आधार कार्ड का, ये 12 डिजिट होते हैं टोटल आधार कार्ड में, तो पहले 8 डिजिट जो होते हैं वो अगर शो नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वो होता है मास्क आधार, राइट। और ये मास्क आधार आप आसानी से यूआईडीआई की वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कानून जो है वो क्या कहता है आधार के यूसेज के ऊपर और आधार की सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आधार को लेकर एक कानून है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। इसने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि आधार का ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सब्सिडी चाहिए सरकार की तरफ से या सरकारी सर्विस का कोई भी आपको लाभ उठाना है, राइट, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको कुछ भी लाभ उठाना है, तो उसके लिए आधार चाहिए होगा, आधार मैंडेटरी होगा। ये चीज क्लियरली इस कानून के अंदर कही गई है। और जो भी रिक्वेस्टिंग एंटिटी है, इसको एक इंडिविजुअल के कंसेंट की आवश्यकता होगी। जैसे कि कोई अगर, जैसे डिपार्टमेंट है, अगर किसी आधार के डेटा को कलेक्ट कर रहा है, व्यक्तियों से आधार कार्ड मांग रहा है, तो व्यक्तियों की सहमति की आवश्यकता होगी। यानी कि पहले एक व्यक्ति सहमत हो कि वो अपना आधार कार्ड देने के लिए सहमत है, और उसी के बाद फिर आधार जो है वो मांगा जाएगा या आधार के डेटा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये कानून जो है वो बिल्कुल क्लियर करता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी, यानी कि सिक्योर रहेगा, सेफ्टी जो है वो मेंटेन की जाएगी आधार से रिलेटेड, आधार के डेटा से रिलेटेड। और आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन या ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड जो है ये तभी प्रोड्यूस किया जाएगा जब हाई कोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, और या फिर सेक्रेटरी रैंक के कोई ऑफिसर या उससे ऊपर की रैंक के कोई ऑफिसर नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पर अगर कुछ ऑर्डर देते हैं, तभी जो डेटा है वो निकाला जाएगा, वो सामने रखा जाएगा, या फिर वो यूज में लाया जाएगा, राइट, किसका? आधार का। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्पेशली इस आधार से रिलेटेड 2016 के कानून के बारे में। इसके अलावा यूआईडीएआई की बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में। ये स्टैब्लिश की गई थी यही 2016 के कानून के तहत, राइट। और पेरेंट बॉडी की बात करें तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करती है। इनिशियली यूआईडीएआई सरकार के द्वारा 2009 में सेटअप की गई थी, राइट, और ये प्लानिंग कमीशन के अंदर एक ऑफिस था, अटैच्ड ऑफिस था। और यूआईडीएआई जो है वो 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराती है सभी लोगों के लिए इंडिया के अंदर। और 31 अक्टूबर 2021 तक आधार के जो नंबर्स हैं या आधार कार्ड जो है वो 131.68 करोड़ जारी किए गए हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लेटेस्ट जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गाइस, जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 के मेंस के अंदर। गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये टॉपिक आएगा कि बिहार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस, जातिगत जनगणना जो है वो शुरू हो रही है। सो ऑल पार्टी मीटिंग बिहार के अंदर हुई, जिसमें यूनानिमसली डिसाइड किया गया कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो लाया जाएगा बिहार में, जाति के ऊपर आधारित जनगणना होगा। क्या हमारी कंट्री में जाति के ऊपर आधारित जनगणना होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है गाइस, बट वो पब्लिक के लिए वो अवेलेबल नहीं होता। मतलब ये सिर्फ अथॉरिटीज के लिए होता है। जैसे कि आप कल को आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास ये पूरा डेटा होगा पॉलिसी बनाने के लिए, राइट, बट बाकी पब्लिक को ये डेटा नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि जिससे कि आपस में कास्ट के आधार पर भेदभाव ना हो, इस पर्पस के लिए, राइट। तो बिहार का जो विधानमंडल है, बिहार की जो लेजिस्लेचर जो है, इन्होंने 2 रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आए थे, जिसमें डिमांड की जा रही थी कास्ट बेस्ड सेंसस की, जाति आधारित जनगणना की मांग जो है वो की जा रही थी। इसको लेकर 2 प्रस्ताव जो है वो सामने आए थे, जिसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये एक डिविसिव एक्सरसाइज थी। बताया जा रहा था कि विभाजनकारी ये एक्सरसाइज थी, राइट, कार्रवाई थी विभाजनकारी। और सेंटर ने ये चीज कही कि स्टेट जो है वो अपना खुद का कास्ट सेंसस जो है वो लेकर आ सकती है।
कास्ट डिटेल जो है वो किस प्रकार से कलेक्ट किए जाते हैं अभी, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की डिटेल जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं सेंसस के दौरान, यानी कि जब जनगणना होती है ना तो उस समय पूछ लिया जाता है कि कौन व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं। और दूसरे कास्ट के डेटा हालांकि कलेक्ट नहीं करते एन्यूमरेटर्स, यानी कि जो जनगणना की डिटेल्स मांगने के लिए आते हैं, तो वो ऑफिशियल जो है वो कभी भी जो ओबीसी अदर कास्ट वगैरह बैकवर्ड कास्ट वगैरह जो होती है उसकी डिटेल्स कलेक्ट नहीं करते। और मेन मेथड होता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद बताता है कि वो किस जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं। और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो अलग अलग स्टेट्स में हम लोग को देखने को मिलती है, वो अपना खुद का बैकवर्ड कास्ट की पॉपुलेशन के लिए अलग एक डेटा क्रिएट करती हैं। और किस प्रकार का कास्ट डेटा जो है वो पब्लिश होता है सेंसस के अंदर, तो हर एक सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 टू 2011 तो ये पब्लिश करता है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का डेटा, हालांकि अदर कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं किया जाता। तो याद रखना, डेटा जो पब्लिश होते हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, बट दूसरे कास्ट के डेटा पब्लिश नहीं होते हैं। और हालांकि इससे पहले जो सेंसस हुए थे राइट 1931 तक, उसमें कास्ट से रिलेटेड डेटा जो है वो अवेलेबल थे राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का क्या है, तो ये एक मेजर एक्सरसाइज है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अलग अलग कम्युनिटीज के। तो जो 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना विभिन्न समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए मुख्य या प्रमुख अभ्यास हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सर्वे किया जाता है गांव क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में, और पहले से डिसाइडेड पैरामीटर्स के आधार पर और कास्ट सेंसस के आधार पर उनको रैंक किया जाता है, या कह सकते हैं कि उनको एक लिस्ट में जो है वो रखा जाता है। और सिर्फ जो इकोनॉमिक कंडीशन की डिटेल्स जो है बस वही रिलीज की जाती है, कास्ट का डेटा रिलीज अभी तक नहीं किया गया, क्योंकि कास्ट का डेटा रिलीज करेंगे तो लोगों के बीच में भेदभाव बढ़ेगा, दुश्मनी होगी, लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा कास्ट के आधार पर। और डिफरेंसेस क्या है सेंसस के बीच में और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में, यानी कि जनगणना और सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में क्या अंतर है। तो सेंसस जो है गाइस एक पोर्ट्रेट प्रोवाइड कराता है इंडियन पॉपुलेशन का, बट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू स्टेट के अंदर किन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, यानी कि कौन लोग पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, तो किनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, तो वो डिफरेंशिएशन ये करती है। सिंस सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर आता है और सभी का सभी डेटा जो होता है सेंसस का वो कॉन्फिडेंशियल होता है, और सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर दी जाती है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उपयोग के लिए ओपन रहती है राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और कास्ट सेंसस के लाभ हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो देखो हर एक जाति की आबादी की सटीक संख्या, यानी कि हर एक जाति उसकी कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है उसकी सटीक संख्या पता लगती है, और सभी को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण नीति को तैयार करने में मदद करता है सेंसस। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन पॉलिसी के समय पर कास्ट सेंसस की आवश्यकता होती है राइट। क्योंकि कास्ट के आधार पर डेटा जो कलेक्ट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि हर एक कास्ट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए और सभी को इक्विटेबल बेनिफिट जो है वो मिलने चाहिए। और इससे जुड़ी चिंताएं हम लोग को क्या देखने को मिलती है, कंसर्न क्या देखने को मिलती है, तो संभावना है कि जातिगत जनगणना से कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा होगी। मतलब इस प्रकार से अगर डेटा कलेक्ट किया जाएगा तो आपस में गुट जो है, कास्ट जो है वो आपस में झगड़ सकती हैं, लड़ सकती हैं, नाराजगी होगी, और समुदाय अपने लिए आर्थिक या अलग कोटा की मांग करेंगे। तो अलग अलग कम्युनिटी अपनी अलग अलग मांग करेगी कि उनको भी जो है वो बेनिफिट चाहिए। और कथित तौर पर यह माना जाता है कि मात्र व्यक्तियों को किसी जाति से जुड़े होने का ठप्पा लगाने से समाज में जाति व्यवस्था हमेशा बनी रह सकती है। हमें अपने समाज के अंदर से ये कास्ट बेस्ड सिस्टम को खत्म करना है, बट अगर कास्ट सेंसस का डेटा अगर मांगा जाता है या पब्लिश किया जाता है तो उसके कारण आपस में जाति के आधार पर भेदभाव जो है वो होते हैं, डिफरेंशिएशन होते हैं। और सेक्शन 11 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 एक्ट का क्या कहता है, तो इसके अंदर एक प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर 10 सालों के अंदर एक्सक्लूड करे क्लासेस को जो कि बैकवर्डनेस से बाहर आ गई हैं। मतलब सिंपल शब्दों में जो भी कम्युनिटी पिछड़े वर्ग से बाहर आ गई, यानी कि इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो गई है, मजबूत हो गई है आर्थिक तौर से,
तो उसको फिर बैकवर्ड की कैटेगरी से निकाला जाए। तो हर 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रक्रिया करती है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी प्रोसेस करती है कि अगर कोई क्लास जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो उसको इंक्लूड भी किया जाए और फिर उसको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाए वेरियस सरकारी सर्विस का, जिससे कि उनको अपलिफ्ट कर सकें। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक कास्ट बेस्ड सेंसस का, जिसके बारे में आपने समझा। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर घर तिरंगा गवर्नमेंट पॉलिसी का ये टॉपिक है, आपके मेंस का जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा, प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज्ड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो लागू हो गई है गाइस, याद रखिएगा। संशोधित भारतीय ध्वज संहिता पूरे देश में लागू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में ध्वज संहिता फ्लैग कोड में संशोधन किया गया था और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल फ्लैग या ट्राई कलर जो हमारा तिरंगा जो है ना, इसको अब पॉलिस्टर कपड़े से और मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है। तो याद रखना, आपसे तिरंगा को पॉलिस्टर कपड़ों से बनाया जा सकता है और उसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ है अभी रिसेंटली। और इससे पहले भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में केवल खादी या हाथ से काता हुआ कपड़ा ही प्रयोग में लाया जाता था। अब मशीन के द्वारा जो है वो इंडियन फ्लैग को जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो हर घर तिरंगा ट्राई कलर एट एवरी डोर प्रोग्राम क्या है? तो प्रपोजल रखा गया है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सरकारी भवन में, निजी कार्यालयों में और आवासों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है कि हर जगह पर प्राइवेट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस, बिल्डिंग्स, सब जगह पर तिरंगा फहराए जा सके। रूल्स जो है गाइस नेशनल फ्लैग के उपयोग के, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज के फहराने और ध्वज के उपयोग और प्रदर्शन से के संबंध में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 या फिर भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत प्रावधान किए गए हैं। मतलब रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं तिरंगा के लहराने से रिलेटेड, तिरंगा को लहराने से रिलेटेड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर और 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के अंडर। इससे पहले के अमेंडमेंट फ्लैग कोड के क्या क्या थे? तो कोड पहले भी अमेंड किया जा चुका है। ओरिजिनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का 1947 का था, जिसको अमेंड किया गया था 2002 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद। इस अमेंडमेंट के अंदर डेफिनेशन जो थी कि फ्लैग जो है वो कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले किए जा सकते हैं या लहराए जा सकते हैं, फहराए जा सकते हैं, तो उस डेफिनेशन को एक्सपेंड किया था। बट पार्ट 1 जो कोड का था, जो कि डील करता है फ्लैग के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, वो छुआ नहीं गया था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए थे। नेशनल फ्लैग के इवोल्यूशन की बात करें गाइस, तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज जो आज की डेट में हमारा जो तिरंगा जो है ना, तो आपको ये नाम याद रखना है, पिंगली वेंकैया। क्या नाम है? मैं रिपीट करता हूं, पिंगली वेंकैया। तो इनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था, राइट। जो इंडियन नेशनल फ्लैग या नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग था, वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। फिर इसके अंदर काफी सारे चेंजेस जो है वो लाए गए, अडॉप्ट किए गए। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग जो हुई थी कराची के अंदर 1931 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या है? तो हमारा आर्टिकल 51A और ए आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या है? तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो ये चीज लिखी हुई है आर्टिकल 51A के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसकी रिस्पेक्ट करना है। और क्या क्या कानून हम लोग को फ्लैग के उपयोग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं? तो एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये हम लोग को कानून देखने को मिलते हैं। और एक नाम और ध्यान में रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का महत्व निम्नलिखित तरीके से बताया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इन्होंने कहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो अशोक चक्र धर्म के विधान का पहिया है। अशोक चक्र व्हील ऑफ द लॉ है धर्म का। चक्र यह प्रदर्शित करता है या दर्शाता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु। चक्र ये बोलता है कि लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। भगवा रंग जो है अनासक्ति के परित्याग को दर्शाता है। सैफरॉन कलर जो है वो क्या डिनोट करता है? रिनंसिएशन ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस को। और व्हाइट जो है, जो सेंटर में हम लोग को देखने को मिलता है, ये
ट्रुथ का रास्ता है, सफेद रंग की जो पट्टिका है, ये क्या प्रकाश बताती है कि प्रकाश एवं हमारे आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए सत्य के मार्ग को दर्शाती है, पाथ ऑफ ट्रुथ। और ग्रीन कलर जो है वो हमारा रिलेशन इस मिट्टी के साथ दर्शाता है कि हमारा रिलेशन किस प्रकार से प्लांट लाइफ के साथ है, मिट्टी के साथ है, राइट, और दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ के साथ है जो डिपेंडेंट है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा गाइज। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने जितने भी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो जीएसटी मुआवजे जो थे, जो जीएसटी कंपनसेशन जो था, राइट, स्टेट का, तो वो अभी पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने रिलीज कर दिया है। तो ये आपका टॉपिक पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सेंटर ने अभी रिलीज किया है पूरा का पूरा पैसा स्टेट को। देखो अब मैं आपको सिंपल तरीके से कुछ समझाता हूं। जब जीएसटी लाई गई थी तब उस समय ये कहा था कि जैसे कि स्टेट टैक्स अर्न कर रही है, राइट, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, स्टेट के पास प्रॉफिट आ रहा है या रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, बट रेवेन्यू का नाम लेते हैं। तो राज्यों के पास जो है वो रेवेन्यू आ रहा है, राइट, जीएसटी से पहले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब जीएसटी लेकर आई थी, जब स्टेट राजी नहीं हो रही थी जीएसटी को एक्सेप्ट करने में, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि हम 5 सालों के लिए सभी राज्यों को जीएसटी के लागू होने के बाद जो भी लॉस होता है तो वो लॉस बियर करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल शब्दों में जैसे कि एक साल में 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक राज्य जनरेट करती है, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करती है, 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स के तौर पर। अब जीएसटी के आने के बाद अगर उस राज्य ने 90 करोड़ का जो जीएसटी जो है अगर उसको मिला, 90 करोड़ का रेवेन्यू मिला, तो बकाया 10 करोड़ रुपए कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये चीज है और कुछ नहीं। तो जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है? यही होता है कि लॉस, यानी कि स्टेट का जो भी लॉस हो रहा है जीएसटी के आने के बाद, तो उस लॉस की भरपाई जो है वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी जीएसटी कंपनसेशन के माध्यम से। और अभी बताया जा रहा है कि 31 मई 2022 तक का जितना भी कंपनसेशन होना था राज्यों को, वो पूरा का पूरा रिलीज कर दिया गया है। टोटल अमाउंट 86,912 करोड़ रुपीस रिलीज किया गया है, राइट। और जीएसटी कंपनसेशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, जिसके माध्यम से हम लोग को जीएसटी देखने को मिलता है, पूरे इंडिया में लागू हुआ। और स्टेट जो है, जो स्टेट जीएसटी रिसीव करते हैं, राइट, तो और जो शेयर हम लोग को इंटीग्रेटेड जीएसटी का, आईजीएसटी का देखने को मिलता है, राइट, तो उसमें अगर कोई भी रेवेन्यू की कमी आती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, कोई भी शॉर्टेज होता है रेवेन्यू का या शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू का, तो उसकी भरपाई जो है वो कहां से की जाएगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से की जाएगी। तो यही है जीएसटी कंपनसेशन। और इसको लेकर एक अलग से एक फंड, एक कोष भी जो है वो तैयार किया गया, बनाया गया, जिसे कंपनसेशन सेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसका पैसा जो है वो डाला जाता है कंपनसेशन सेस के नाम से, राइट। तो ये चीजें हैं, बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी थी। और ये 14% वाला फिगर थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मतलब ये चीज कही गई थी 2015 और 2016 में, ये माना गया था कि हर साल राज्य जो है वो 14% की ग्रोथ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक राज्य 100 करोड़ रुपए यानी कि एक साल में अगर जनरेट कर रही है, तो ये कहा गया कि अगले साल 114 करोड़ रुपए जनरेट करेगी, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक साल में अगर राज्य ने 90 करोड़ अगर रेवेन्यू जनरेट किया है, तो यहाँ पर 10 करोड़ जो है वो कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट ईयर जो है फिर भी इसने 90 करोड़ ही किया, तो यहाँ पर कितना? 24 करोड़ रुपए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ना कि 10 करोड़। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि 14% की ग्रोथ रेट है। ये कहा गया कि हर साल 14% की ग्रोथ रेट के हिसाब से स्टेट जो है वो आगे बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए ही कंपनसेशन दिया जाएगा। ग्रोथ रेट जो है वो 14% का है। तो ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और डेडलाइन जो है वो जीएसटी कंपनसेशन की वो सेटअप की गई थी 5 सालों के लिए, बट हालांकि अभी तो डिमांड की जा रही है कि यार इसको जो है वो एक्सटेंड करो और बढ़ाओ, क्योंकि स्टेट की ये डिमांड है। क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लग गया था, कोरोना वायरस आ गया था, तो उसके कारण से स्टेट को बहुत नुकसान हुआ। तो स्टेट की अभी तो यही डिमांड हम लोग को देखने को मिली। तो ये छोटा सा फैक्ट है, कुछ पॉइंट्स है जीएसटी कंपनसेशन के बारे में, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। गाइस, इजराइल और यूएई की डील है। इजराइल ने पहली बार किसी अरब कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो आपका ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शायद आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। इजराइल और अरब की कट्टर दुश्मनी हुई थी 1948 में। फर्स्ट अरब वॉर हम लोग को देखने को मिला था, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल ने यूएई या फिर किसी अरब कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो किया है। तो बस ये छोटी सी चीज बस आप
ध्यान में रखिएगा, यूएई पहली गल्फ कंट्री है जिसने अपने रिलेशनशिप इजराइल के साथ नॉर्मल किए थे, और ओनली तीसरी अरब कंट्री है इजिप्ट और जॉर्डन के बाद रिलेशनशिप अच्छा करने वाली। तो इजराइल के आज की डेट में जो अरेबियन कंट्रीज या अरब कंट्रीज के जो पार्टनर्स हैं वो इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो ये फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हिमार्स, तो गाइज ये जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है गाइज ये भेज रही है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है हिमार। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन को एक रॉकेट जो है वो भेज रही है, राइट। और हिमार जो है वो मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम है, और हिमार जो है वो एक हाई टेक लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर है जिसमें चक्के लगे हुए, व्हील लगे हुए, ये व्हील माउंटेड है, और ये एजिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि जो रॉकेट सिस्टम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जाया जा सकता है। और इस रॉकेट सिस्टम के अंदर रॉकेट की रेंज 80 किलोमीटर की बताई जा रही है, राइट। तो ये फैक्ट है, थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा। हिमार से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अब एक जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम का टॉपिक है नेपट्यून और यूरेनस। आप जानते हैं इस ग्रह के बारे में, यूरेनस और नेपट्यून के बारे में। इनके बीच में काफी सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि इनका जो मास है वो कॉमन है, इनका साइज एक जैसा है, इनका एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट यानी कि इनका जो वातावरण है, वायुमंडल जो है वो एक समान है, बट इनके कलर जो है वो डिफरेंट है। तो नेपट्यून और यूरेनस सभी कुछ एक जैसे हैं, बट इसके कलर में डिफरेंस है। नेपट्यून जो है ये आपको थोड़ा सा गहरा नीले रंग का दिखाई देता है, और यूरेनस जो है ये आपको हल्के नीले रंग का नजर आता है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने जो है वो ये पाया कि ऐसा रंग के पीछे क्या कारण है। तो इसका कारण बताया जाता है कि यूरेनस के चारों ओर फैले बादलों की मोटाई, यूरेनस के आसपास जो बादल जो है वो काफी मोटे हैं, और नेपच्यून के आसपास बादल जो है वो हम लोग को मोटाई में जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो नेपच्यून के पास जो बादल जो है उनकी मोटाई जो है वो ज्यादा है, यूरेनस के पास भी मोटे बादल हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूरेनस अपने शीतल एवं शांत वातावरण के कारण नेपच्यून की तुलना में हल्का प्रतीत होता है। तो यूरेनस थोड़ा हल्का है, राइट, लाइटर हम लोग को देखने को मिलता है नेपट्यून के कंपैरिजन में। और यदि नेपट्यून और यूरेनस के एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें, इसमें कोई धुंध नहीं होती, राइट, यानी कि लाइट स्कैटर जो होता है ना, कि कई बार हम लोग को क्या चीज देखने को मिलता है कि धूल, मिट्टी और जो वातावरण की ऊपर स्पेस में भी एस्टेरॉइड घूमते रहते हैं, डस्ट हम लोग को देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार के पार्टिकल्स नहीं होते तो लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है। तो आपको स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में पता होगा, राइट। लाइट जो है वो स्कैटर करती है, जैसे कि डस्ट के पार्टिकल्स अगर होते हैं तो लाइट आएगी तो उस डस्ट के पार्टिकल से टकराकर फैलेगी, स्कैटर करेगी। तो उनके वायुमंडल में बिखरी नीली रोशनी की वजह से दोनों ग्रह लगभग समान रूप से नीले दिखाई पड़ते हैं। तो अगर धुंध नहीं होती इसमें तो दोनों समान कलर, नीले कलर के दिखाई देते हैं। तो उसमें थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स का भी रोल है, लाइट स्कैटरिंग का भी रोल है इनके कलर के पीछे। तो बस ये छोटी सी चीज है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था, जो अभी न्यूज में आई थी। अब नागा के इशू के बारे में आप जानते हैं गाइस कि नागा जो ट्राइबल ग्रुप्स जो हम लोग को, रीबल ग्रुप्स जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ये जो ग्रुप है विद्रोही ग्रुप, तो ये अभी डिमांड कर रहे हैं। इनकी डिमांड तो है कि इनको सेपरेट नागालैंड चाहिए। फिर बातचीत चल रही कि नहीं भाई सेपरेट नागालैंड मत लो, एक काम करते हैं हम तुम्हारी एक सरकार बनवा देते हैं, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी बनवा देते हैं। फिर आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था इनकी डिमांड थी सेपरेट फ्लैग की, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की, पता है नहीं वाली बात आपको। तो नागा रीबल ग्रुप के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो है, इसाक मूविया के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, तो इन्होंने अपनी डिमांड जो है वो रखी है कि इनको एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इन्होंने बोला कि यार बट इनकी डिमांड हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी, तो इसलिए भी बातचीत रुक सी गई है। एक्चुअली ये पूरी पीस की प्रोसेस, क्योंकि देखो ये जो ग्रुप है इंसर्जेंसी में बहुत इन्वॉल्व रहता है, राइट। नागा इंसर्जेंट ग्रुप हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब कि ये जो ग्रुप है ये अटैक करते हैं हमारी फोर्सेस के ऊपर, राइट। हालांकि सीज फायर चल रहा है, अभी कोई भी अटैक काफी समय से जो है वो नहीं हुआ है, राइट। बट इनकी डिमांड है कि भाई इनको, पहली डिमांड तो ये थी इनकी कि इनको सेपरेट नागालैंड चाहिए, यानी कि उनको एक टेरिटरी जो है, इनको नागा की एक सेपरेट टेरिटरी बना दो, अलग कर दो इन लोग को, इंडिया के साथ इनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इनकी पहले डिमांड थी। फिर हमने उनकी डिमांड फुलफिल नहीं होने दी, तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, हमारा खुद का फ्लैग दे दो। तो हमने वो भी मना कर दिया कि नहीं भाई अभी तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग नहीं दिया जा सकता तुमको, राइट। आपको बता दें ब्रिटिश सरकार ने, जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था ना हमारे यहाँ, तो उन्होंने आसाम के ऊपर कब्जा किया था 1826 में। फिर 1881 में नागा हिल्स जो है वो भी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया।
और इसी समय पर जैसे ही ब्रिटिशर ने नागा हिल पर कब्जा किया, ये नागा ट्राइब का हो गया दिमाग खराब। नागा ने बोला रुको बेटा तुम्हें बताते हैं। नागा ने 1918 में एक अपना क्लब बनाया और जिस क्लब के तहत 1929 के साइमन कमीशन को इन्होंने चेतावनी दी, कहा कि भैया हमें अकेले छोड़ दो, जैसे हम रहना चाहते हैं वैसे रहने दो, उंगली मत करो। और फिर 1946 में नागा नेशनल काउंसिल जो है इसने डिक्लेयर किया नागालैंड को एक सेपरेट टेरिटरी के तौर पर। इन्होंने बोला कि हम सेपरेट है, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है। और आपको एक और चीज पता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्सपा के बारे में आप लोग जानते होंगे। आपको पता है कि आफ्सपा को बनाने के पीछे का कारण ही ये नागा का इशू था, ये नागा इंसर्जेंस का इशू था। इन लोग जब हरकत पे उतर आए थे, इन्होंने अपना खुद डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट। अरे डिक्लेयर नहीं किया था, अपनी खुद की सरकार बना ली थी, अपनी खुद की आर्मी स्टैब्लिश कर दी थी। जब इन लोगों ने ऐसा किया तब हमने अपनी आफ्सपा को लेकर आए 1958 में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और बातचीत काफी समय से जो है वो लगातार चली रही है, बट अभी तक कोई भी शांति जो है वो नहीं हुई है, अभी भी अटक सी गई है बातचीत, क्योंकि उनकी डिमांड है कि इनको एक सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो उस पर जो है वो बात आकर बन नहीं रही है। बट 2015 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, काफी हद तक चीजें जो है वो रिजॉल्व हो गई, बट अभी एक फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन पर चीजें जो है वो अटक सी गई हैं, रुक सी गई हैं। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए थी। एनटीपीसी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। तो रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इशू किया है अपनी एक नई बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। ये एक इंटीग्रल पार्ट है एनटीपीसी के एनवायरमेंट पॉलिसी का, और उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के पॉलिसी से रिलेटेड है। इनका फोकस है कि सभी के सभी जो प्रोफेशनल्स हम लोग को एनटीपीसी ग्रुप के देखने को मिल रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट किया जाए कि वो, देखो मेन फोकस किस चीज के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना। तो एनटीपीसी जो है ये कर रही है कि जैव विविधता जो है, जो बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना, जितने भी एरिया जो है जो खत्म होते जा रहे हैं, लॉस होता जा रहा है एरिया का, उसको बचाना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव इनका हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। बस इसके अंदर बस ये छोटी सी चीज बस ध्यान में रखो, बाकी और कुछ चीज काम की नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पता है आपको क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल शब्दों में, एक ऐसा मार्केट है, ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। अब जैसे पहले क्या होता था, पहले सरकार टेंडर रिलीज करती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सरकार को जो है वो मान लेते हैं कि जैसे आप आईएएस बनेंगे, तो जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, आपके डिपार्टमेंट में आपको चेयर मिलेगी, टेबल मिलेगी, राइट, आपके स्टेशनरी चीजें रहेंगी पूरी, राइट, ये सब बेसिक चीजें, और कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सब चीजें। तो सरकार क्या होती थी, टेंडर निकालती थी, राइट। और जो भी जो है वो टेंडर के माध्यम से जो है वो, और उसमें घोटाले भी बहुत होते थे, आप लोग जानते हैं कि जो भी टेंडर के माध्यम से जो है वो मतलब अच्छी बोली लगाता था, मतलब कम से कम प्राइस में जो है वो सरकार को फैसिलिटी प्रोवाइड कराता था, उसको टेंडर दे दिया जाता था। अब ये पूरी चीज ऑनलाइन हो गई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से, कि जितने भी जो लोग हैं, जो सरकारी ऑफिस को, डिपार्टमेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, सर्विस बेचनी चाहते हैं, तो वहां पर वो रख देते हैं, और सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो वहां पर बिडिंग जो है वो अपनी क्रिएट करके वो उनको जो है उनसे जो है वो माल मंगवा लेते हैं। तो ये बस चीज़ है, जैसे अमेजोन के तहत हम ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर करके हमारे घर पे सामान आ जाता है, वैसे ही गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास जो है वो सामान यहीं से आता है, राइट। तो यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि अलाउ किया जाएगा कॉपरेटिव्स को कि वो भी अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सेल आउट कर सकेंगे। इससे 27 करोड़ लोग जो कि 8.54 लाख कॉपरेटिव से एसोसिएटेड हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है इनको बायर्स मिलेंगे, और जिसके कारण वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, तो सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी वाइज भी देख लेते हैं। तो 2017 में ये चीज लाई गई थी स्पेशल पर्पस कंपनी के तौर पर, और वन स्टॉप पोर्टल यानी कि एक सिंगल पोर्टल है, इसमें गुड्स और सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन खरीदी जाती है, सरकार खरीदती है। ये पोर्टल जो है वो सभी के सभी सरकारी बायर्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि सेंट्रल, स्टेट मिनिस्ट्रीज, राइट, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इस वेबसाइट के माध्यम से चीजें परचेज कर सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है। प्राइवेट बायर यहाँ पर कुछ भी चीज जो है वो परचेज नहीं कर सकते, बट प्राइवेट लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं इस पोर्टल पर। और इस पोर्टल की नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। और महत्व गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का क्या है, तो ये ट्रांसपेरेंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट होता है, इससे खरीदारी जो होती है वो पारदर्शी होती है और लागत प्रभावी होती है। आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जाता है, और स्मॉल लोकल सेलर की एंट्री को जो है वो इसके अंदर बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
गाइस जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 हमें देखने को मिल रहा है। आपको तो सिंपल ये ध्यान में रखना है कि ये फोरम जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ और जितनी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कम्युनिटी होती है, यानी कि जो भी लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उनका ये फोरम होता है, यानी कि उनकी एक गैदरिंग होती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम को और मजबूत और स्ट्रेंथन बनाने पर ये टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है और इसको को ऑर्गेनाइज किया जाता है आईटीयू के द्वारा, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, और जितने भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कोलैबोरेटर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं या स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी कोलैबोरेशन के साथ होता है। और थीम जो है 2022 की वो है आईसीटी फॉर वेलबींग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर वेलबींग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, WSIS कॉपरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये 2 चरण में आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त राष्ट्र का एक अद्वितीय शिखर सम्मेलन है, जिसे राष्ट्र, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरचित और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से एक विकसित बहुहितधारक मंच बनाने के लिए शुरू किया गया। यानी कि सिंपल शब्दों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दैट्स इट गाइस। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हैदराबाद के पब्लिक सेक्टर भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ एस्ट्रा मार्क 1 के सप्लाई के लिए। एस्ट्रा MK1 जो हम लोग को, या मार्क 1 जो हमें देखने को मिलता है, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हमें देखने को मिलती है। यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, तो उसको भी ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके जो है वो अटैक करने के लिए सक्षम होती है ये मिसाइल, राइट। और ये मिसाइल जो है वो डिजाइन की गई है, डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। और ये फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 30 MKI, तेजस और MiG-29K जो नेवी का है, तो उसमें जो है ये लगाकर फायर की जाएगी और इसकी रेंज जो है वो 110 किलोमीटर की हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं आपके सिलेबस के अंदर, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किए हैं दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और सीनियर आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन को क्रिमिनल प्रोविजन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, राइट। क्योंकि इनका कनेक्शन जो था वो हवाला ट्रांजेक्शन के केसेस में था। हवाला सिस्टम के बारे में शायद आप लोग में से काफी सारे लोगों को पता होगा। सिंपल सी चीज में अगर आपको हवाला के बारे में बताऊं तो अक्सर लोगों को एक गलतफहमी होती है कि हवाला के थ्रू पैसे जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, बट गाइज आज की डेट में ऐसा नहीं है। हवाला का नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड की जीडीपी से ज्यादा बड़ा नेटवर्क जो है वो हवाला का है, वर्ल्ड की जीडीपी से ज्यादा बड़ा। यहाँ पर होता क्या है कि जो पैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप हैं, आप तो जब IAS ऑफिसर बनेंगे तो आपको पूरा हवाला सिस्टम के बारे में पूरा पता होगा कि कहाँ से पैसा जाता है, किस जाता नहीं है, मतलब कौन कौन एजेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर एक एजेंट बैठा हुआ है, एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में पहुंचाना है। इसने इंडिया के अंदर बैठे एजेंट को जो है वो व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए दिए, और ये व्यक्ति बताएगा कि मेरा बंदा जो है वो इस फलाना फलाना स्ट्रीट पे खड़ा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में उनका बंदा उसके पास जाएगा और उसको ट्रांसफर कर देगा पैसा। और इनका पूरा खाता चलता है, पूरा जमान पर काम चलता है, बोली पर बात होती है, सिर्फ खाता खाता मतलब वो चलता है इनका, जो होता है ना कि एंट्री सिस्टम, खाता रहता है उस इनका, कि यहाँ से 100 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए, यूनाइटेड स्टेट्स से चले गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स को उनको बाद वाली डील में ये एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार का सिस्टम उनका चलता है पूरा हवाला के अंदर। एक छोटी सी चीज थी। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे इस, तो ये बेसिकली इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और ये वियना कन्वेंशन के तहत आती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल जो कानून है वो कौन सा है? वियना कन्वेंशन। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और इस कानून के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो लागू हुई थी 2002 में, और मतलब आई थी 2002 में और 2005 से लागू हो गई थी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करना है, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि पैसा जो है वो इंडिया से 100 करोड़ रुपए यूनाइटेड स्टेट्स में चला गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स में सामने वाले बंदों की शेल कंपनीज होती है। क्या होती है? शेल कंपनीज। ये ऐसी कंपनी होती है जो कि सिर्फ कागज पर होती हैं, और लोग बाग क्या करते हैं कि बाहर इस कागजी कंपनी
का ट्रांजैक्शन शो करते हैं, प्रॉफिट शो करते हैं और इसका प्रॉफिट रेवेन्यू के तौर पर जो है वो लेकर आ जाते हैं, अपने पास बुलवा लेते हैं, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवा देते हैं। तो इस प्रकार की जो पूरी प्रोसेस होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग की होती है। तो इसको रोकने के लिए, इस प्रोसीजर को जो है वो रोकने के लिए पूरी एक्टिविटीज हमें देखने को मिली। मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हम लोग को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के देखने को मिलते हैं। एक तो प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग को, और सीज कर देना प्रॉपर्टी जो भी, यानी कि ऐसा काले धन से कमाए गया, मतलब काले धन के माध्यम से खरीदी गई जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर देना। और जो भी दूसरे इश्यूज है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है इंडिया के अंदर, उन सभी चीज से डील करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके अंदर एक डिस्प्यूट रिड्रेसल भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी जो है जो अपॉइंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये डिसाइड करती है कि प्रॉपर्टी जो है, जो ये चेक किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है जिसको अटैच कर रहे हैं, जिसको सीज कर रहे हैं, क्या वो काले धन से खरीदी गई है कि नहीं। तो वो डिसाइड करती है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है हालांकि बाउंडेड नहीं होती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करती है, मतलब ये सामने देखती हैं और बिल्कुल पूर्ण न्याय जो है वो प्रोवाइड कराने के पर्पज से ये काम करती हैं। और अपेलेट ट्राइब्यूनल भी है, जैसे कि अगर ये अपेलेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इनका जो डिसीजन है वो चैलेंज किया जा सकता है एक हायर लेवल की कोर्ट के पास, जिसको बोलते हैं हम लोग अपेलेट ट्राइब्यूनल, जिसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, और इनको पावर दी जाती है कि ये सुनवाई करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स पर। यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी अपना जजमेंट देती है, जैसे कि होता है ना कि हाई कोर्ट के जजमेंट को आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, तो वैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो जजमेंट होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास। फिर एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया जाता है, प्रोविजन भी है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश करें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट एक्ट भी है 2012 का, जिसके अंदर एक कंसेप्ट रखा गया रिपोर्टिंग एंटिटी का, कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। इसके अंदर बैंकिंग कंपनीज को इंक्लूड किया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडिएटरीज को भी इंक्लूड किया गया कि इनको भी चेक किया जाएगा कहीं इनके माध्यम से काले पैसे को सफेद तो नहीं किया जा रहा। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो 5 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना होता है। बट अमेंडमेंट एक्ट ने इस अपर लिमिट को हटा दिया, मतलब कहा कि जुर्माना वो डिसाइड करेगी कोर्ट की कितना जुर्माना जो है वो मतलब देना है। और इसके अंदर कुछ प्रोविजन भी रखे गए कि किसी भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो होती हैं वो सीज कर ली जाती है, वो जब्त कर ली जाती है, राइट। तो ये एक चीज है। अब जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से फर्टिलाइजर और सब्सिडी रिलेटेड इशू का एक टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली उद्घाटन किया कंट्री का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, और ये गुजरात में किया गया, जिसे प्रोड्यूस किया गया है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। और लिक्विड नैनो यूरिया है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यूरिया गाइस एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, व्हाइट कलर का ये हमें देखने को मिलता है। आर्टिफिशियली ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को, और आप जानते हैं कि एनपीके ये 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, राइट। तो ये चीज आप जानते हैं। और लिक्विड नैनो यूरिया जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में जो है वो आता है। और लिक्विड नैनो यूरिया वर्सेस इंपोर्टेड यूरिया में से कौन बेटर है, यानी कि आप लिक्विड नैनो यूरिया जो गुजरात में बन रहा है उसको यूज करें या इंपोर्टेड यूरिया को यूज करें। अगर हम बात करते हैं लागत की, कॉस्ट की, तो लिक्विड नैनो यूरिया सस्ता है, राइट। 240 रुपए आधे लीटर के लिए आता है बिना सब्सिडी के साथ। और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस यूरिया के एक बैग का 3500 से लेकर 4000 रुपए तक का होता है। एक बॉटल नैनो यूरिया की जो है वो इफेक्टिवली एक बैग यूरिया को रिप्लेस कर सकती है, राइट। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल, इफेक्टिव भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। और बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट के लिए, तो सब्सिडी का बिल जो है वो इससे रिड्यूस हो जाएगा, राइट, क्योंकि सस्ता पड़ेगा तो सब्सिडी सरकार को देने की आवश्यकता नहीं होगी। और एफिशिएंसी जो लिक्विड नैनो यूरिया की हमें देखने को मिलती है वो भी हाई है, 85 to 90% हमें देखने को मिलती है। लिक्विड नैनो यूरिया की शेल्फ लाइफ यानी कि कितने समय तक ये रहेगा तो वो भी काफी अच्छी है, 1 साल की हमें देखने को मिलती है। फार्मर जो है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती केकिंग से रिलेटेड उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं। दूसरे और बेनिफिट क्या हम लोग को लिक्विड नैनो यूरिया के देखने को मिलते हैं, तो फर्टिलाइजर जो हम लोग को नैनो फॉर्म में देखने को मिलता है वो न्यूट्रिएंट्स टारगेटेड तरीके से क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, राइट। जैसे कि क्रॉप जो है उसका स्टोमेटा, उसके जो पोर्स वगैरह होते हैं पत्तियों में, तो वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और इसके अलावा
क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देगा, सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन को भी कम कर देगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात करेंगे गाइस पीएम किसान स्कीम के बारे में। पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 11वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए की अभी रिसेंटली ट्रांसफर की गई है 10 करोड़ किसानों को। पीएम किसान स्कीम के बारे में बात करें तो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, जिसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है और स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए हर साल स्मॉल और मार्जिनल किसानों को, फार्मर्स को दिया जाता है। छोटे किसानों को 6,000 रुपए हर साल जो है वो दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि किन किसानों को इसका बेनिफिट जो है वो देना है। और स्कीम जो है वो इनिशियली प्रोवाइड कराती थी सभी के सभी छोटे और मार्जिनल किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन थी। मतलब कि सिंपल शब्दों में कि पहले ये था, जब ये स्कीम लाई गई थी तो ये कहा गया था कि जिन भी किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है सिर्फ उन्हीं को ही 6,000 रुपए हर साल का बेनिफिट मिलेगा। अब इसको हटा दिया गया है, इस कंडीशन को, सभी किसानों को अब इसका बेनिफिट जो है वो मिल रहा है, राइट। इसके अलावा जो इनकम टैक्स पेयर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि पिछले आकलन वर्ष में आयकर दाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि जैसे पेशेवर और प्रति माह कम से कम 10,000 रुपए प्राप्त करने वाले जो संपन्न किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। अब मतलब जो भी संपन्न किसान है वो अब इस योजना के बेनिफिट नहीं उठा पाते, स्कीम का लाभ जो है वो नहीं उठा पाते, उनको जो है वो इससे बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट के भी सिमिलर ऐसे प्रोग्राम है, जैसे कि भावांतर भुगतान योजना, राइट, मध्य प्रदेश का, रायतु बंधु स्कीम तेलंगाना की, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम के नाम से ये फेमस है, जो ओडिशा की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए भवंतर भुगतान योजना कहाँ की है, तो एमपी याद रखना। कालिया स्कीम कहाँ की है, ओडिशा याद रखना। रायतु बंधु कहाँ की है, तेलंगाना याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिए।